गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बात कर रहे थे हम पॉलिटी में कल के लेक्चर में मुख्यमंत्री की स्थिति पे कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में जो मुख्यमंत्री शासन करते हैं राज्यपाल के नाम पर और किस तरह से राज्यपाल को यहाँ पे स्वविवेक की शक्तियाँ हैं और राज्यपाल यहाँ पे विधानसभा का विघटन कर सकते हैं। तो लास्ट में हम विघटन की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने ये देखा था कि विघटन दो ही कंडीशंस में हो सकता है। या तो विधानसभा में जो सीएम है और जो मंत्री परिषद है वहाँ पे विधानसभा में वो अपना बहुमत खो दे, वो अल्पमत में आ जाए, या इसके अलावा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। तो इन दो कंडीशंस में यहाँ पे गवर्नर जो है वो विधानसभा का विघटन कर सकते हैं। दूसरा विघटन तब हो सकता है जब सीएम यहाँ पे खुद ही रिज़ाइन कर दें अपने पद से, तब भी विधानसभा का विघटन कर दिया जाता है। ठीक है, पर इसमें एक और कंडीशन यहाँ पे आती है कि सीएम खुद ही रिकमेंड करें विधानसभा के विघटन के लिए गवर्नर को, और ये विघटन की जो रिकमेंडेशन है या अभिशंसा है ये उसी कंडीशन में मानी जाएगी जब सीएम के पास बहुमत हो और अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ हो। उस कंडीशन में अगर सीएम यहाँ पे राज्यपाल को कहते हैं कि विधानसभा का विघटन कर दीजिए, तो वहाँ पे विधानसभा का विघटन राज्यपाल के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल को मानना पड़ेगा यहाँ पे इनकी बात, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आगे बात करते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं, सीएम के कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो कार्य राज्यपाल में हम पढ़ रहे थे, एग्जीक्यूटिव वर्क जो पढ़ रहे थे कि राज्यपाल के द्वारा जो भी नियुक्तियां की जा रही है यहाँ पे, तो वही सभी कार्य आप यही पढ़ेंगे, परंतु इसमें ये देखेंगे कि राज्यपाल के द्वारा जो भी नियुक्तियाँ की गई वो सीएम ने करवाई, सीएम की सलाह पर हुई नियुक्तियाँ। तो एक्चुअल में वो नियुक्तियाँ मूल रूप से सीएम के द्वारा ही की गई। दूसरी बात यहाँ पे, जो यहाँ पर विभाग के विभिन्न मंत्री हैं, उन मंत्रियों के विभागों का, तो यहाँ पर जो विभिन्न मंत्री हैं उनके विभागों में जो फेरबदल होता है वो भी सीएम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सीएम चाहें तो त्यागपत्र देकर पूरी मंत्री परिषद को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, पर इसके लिए इनका बहुमत और विश्वास मत में होना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी प्रशासन संबंधी कार्यों पर राज्यपाल सलाह मांगे तो राज्यपाल के ये मुख्य सलाहकार होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए कि राज्य योजना जो बोर्ड होती है, राज्य आयोजना आयोग या राज्य आयोजना बोर्ड, उसके अध्यक्ष सीएम होते हैं। जैसे भारत में पहले सेंटर पे योजना आयोग चलता था, उसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, तो यहाँ वहाँ पे तो उनका विघटन हो गया, नीति आयोग बन गया, तो यहाँ पे अभी भी ये स्थिति है और सीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और पहले जहाँ सेंटर में राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ करती थी और वहाँ पे जब बैठकें हुआ करती थी राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो उसमें हर राज्य के सीएम एज ए प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया करते थे। ठीक है, तो वो भी सीएम का ही यहाँ पे फंक्शन है। तो ये ओवरऑल बात है सीएम के पद से जुड़ी हुई जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 164 है जहाँ पे नियुक्ति हो रही है गवर्नर के द्वारा सीएम और सीएमओ की। ठीक है, इसके बाद सीएम अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो यहाँ पे राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है और वो किसी भी दल के जो समझता है अपने नज़र में कि इसे बहुमत प्राप्त है, उस दल के नेता को ये सीएम बना सकते हैं, पर उसमें कंडीशन रहेगी 1 महीने में विश्वास मत हासिल करना होगा। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया जाता है जो विधानसभा या विधान परिषद दोनों का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे 6 महीने की अवधि में उसे कोई ना किसी सदस्य का ज्वाइन करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर एक श्री प्रकाश सिद्धांत है जिसका उल्लेख संविधान में आता है, और ये उल्लेख आता है कि यहाँ पर राज्यपाल श्री प्रकाश के द्वारा जब इस तरह की स्थिति सामने आ गई थी कि एक बहुमत वाला दल था और एक अल्पमत वाला दल था, तो अल्पमत वाले दल ने यहाँ पर दावा किया था कि हम सरकार बनाएंगे, तो उसके दावे को स्वीकार नहीं करके यहाँ पे राज्यपाल ने बहुमत प्राप्त दल के नेता को सीएम बनाया। तो यही
प्रक्रिया तब से अपनाई जा रही है और इसे कहा जाता है श्री प्रकाश सिद्धांत। कार्यकाल मुख्यमंत्री का 5 वर्ष है, परंतु फिक्स नहीं है। बहुमत और विश्वास जब तक है तब तक ये कार्यकाल रहेगा। त्यागपत्र से समाप्त हो सकता है या ये दोनों खो दे तब समाप्त यहाँ पे हो जाता है। अब बात है सीएम, जब सीएमओ में नियुक्ति करता है मिनिस्टर्स की तो कितनी कर सकता है, क्या किसी को भी बना सकता है? तो ऐसा नहीं है। 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2003 में, जहाँ 15% यहाँ पे निर्धारित की गई सीमा, और राजस्थान के हिसाब से 200 विधानसभा सदस्य हैं तो 30 यहाँ पे मंत्री सीएमओ में आ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये मंत्री होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। कि प्रसाद पर्यंत या प्लेजर पे काम करने का मतलब ये होता है कि राज्यपाल की इच्छा पे डिपेंड, और राज्यपाल की इच्छा डिपेंड है मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो वैसे इनका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है। फिर इसके बाद हम आगे बात करें यहाँ पे कि विघटन विघटन 2 तरह से होता है, बहुमत विश्वास मत खो दे या त्यागपत्र दे दे। ठीक है, या फिर सीएम के कार्य। अब इसके हम बात करते हैं राजस्थान के स्पेसिफिक संदर्भ में। तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे क्या क्या देखिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो मेरा मानना तो ये है कि जब स्पेसिफिक रूप से आपकी स्टेट पॉलिटी लिखी होती है सिलेबस में, और राजस्थान में चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि राजस्थान से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, राजस्थान के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले सीएम थे जिनका कार्यकाल था 1949 से 1951। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम। फिर इसके बाद ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ याद रखिएगा, CS वेंकटाचारी यहाँ पे सीएम बनते हैं 1951 के लिए। ठीक है, सिर्फ 1951 वर्ष में, और ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त हैं, केंद्र द्वारा नियुक्त। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, मैं आपको क्रम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ जो स्पेसिफिक बात हुई है उनके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि CS वेंकटाचार्य के बाद यहाँ पे जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, और उनके लिए यहाँ पे नियुक्त वाली ही बात थी, पर वो हम स्पेसिफिक रूप से कर चुके हैं, पहले नियुक्त सीएम कौन थे। तो इसके बाद टीकाराम पालीवाल बनते हैं दौसा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और 1952 में इनका कार्यकाल होता है, और ये हैं प्रथम निर्वाचित सीएम। तीन तरह के हमारे पास फैक्ट आ गए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से सीएम रहे, और इनके बारे में खास बात रही कि 1954 से लेकर 1971 तक 4 बार ये सीएम रहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में ये रिकॉर्ड है, लगातार 4 कार्यकाल तक ये मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्ट है यहाँ पे बरकतुल्ला खां से। बरकतुल्ला खां जोधपुर से, और इनका जो कार्यकाल है वो 1961 से 1973 तक रहा, और आपको ध्यान हो तो इस समय यहाँ पे भारत पाक युद्ध हो रहा है। ठीक है, और इनकी इस समय ही पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जिनकी हुई
ऐसे पहले सीएम। ठीक है, 1971 इंडिया पाक युद्ध। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला फैक्ट है हरदेव जोशी का। अब हरदेव जोशी के बारे में जो फैक्ट हमने पढ़ा था वो आपातकाल में भी पढ़ा था, आपको याद हो तो 77 में, कि यहाँ पर ये बहुमत साबित नहीं कर पाए थे 77 में हरदेव जोशी, ठीक है, बांसवाड़ा से। ठीक है, तो इनके समय में जो इनका कार्यकाल था 1973 से 77 में आपातकाल लागू हुआ था। तो आपातकाल के दौरान जो सीएम रहे, फिर इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है भैरव सिंह शेखावत से संबंधित। तो भैरव सिंह शेखावत सीकर से आते हैं और पहली बार इनकी सरकार बनी थी 1977 से 1980 तक, और ये राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। फर्स्ट गैर कांग्रेसी सीएम। चलिए, अगली बात आती है जगन्नाथ पहाड़िया की। जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल यहाँ पे है 80 से 81, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भरतपुर जिले से आते हैं और इनके बारे में फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि ये राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री हैं, SCCM। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर इसके बाद आते हैं हीरालाल देवपुरा। उन्नीस में इनका कार्यकाल रहा, और इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात है कि राजस्थान में जैसे मोहनलाल सुखाड़िया का सर्वाधिक लंबा काल रहा है, तो इनका सबसे कम काल रहा है, केवल 16 दिन के सीएम रहे हैं ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगले इम्पोर्टेंट सीएम में नाम आता है वसुंधरा राजे का, जो पहली महिला सीएम थी 2003 में, फर्स्ट वुमन सी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्रम नहीं है पर इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, हीरालाल शास्त्री फर्स्ट सीएम, फिर केंद्र द्वारा नियुक्त CS वेंकटाचारी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट इस तरह का, क्योंकि कम ध्यान दिया जाता है इस पर। टीकाराम पालीवाल दौसा से प्रथम निर्वाचित मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ पे 4 बार रहे, और इसके अपोजिट में आपको यहाँ पे याद करने हैं हीरालाल देवपुरा। फिर बरकतुल्ला खां जोधपुर से कार्यकाल के दौरान यहाँ पे मृत्यु, फिर इनके बाद, इनके कार्यकाल के बाद आपातकाल लगता है, हरिदेव जी जोशी की सरकार आती है, गिर जाती है, तो आपातकाल के दौरान ये यहाँ पर सीएम हैं बांसवाड़ा से। भैरव सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी, जगन्नाथ पहाड़िया पहले अनुसूचित जाति से, हीरालाल देवपुरा और वसुंधरा राजे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस तरह के राजस्थान स्पेसिफिक फैक्ट्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, या राज्य मंत्री परिषद। देखिए, तो यहाँ पे राज्य मंत्री परिषद के बारे में हालांकि हम इनडायरेक्टली पिछले 2 टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो अगली बात यह है कि यहाँ पे गवर्नर जब सीएम को नियुक्त करते हैं, तो सीएम यहाँ पे सलाह देते हैं, और इस सलाह के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या राज्य मंत्री परिषद का गठन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये है कि जो गवर्नर हैं वो सीएमओ की सलाह पे ही काम करते हैं। ठीक है, जिसमें सीएम भी आ जाते हैं।
अब ये जब सीएमओ की सलाह पे काम करके कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या डिसीजन लिया गया, मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, ठीक है, तो इस सलाह को कभी भी कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, कोर्ट में इस पे क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले क्रम समझिए, गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट करेगा सीएम को, सीएम यहाँ पे सलाह देंगे, उसके हिसाब से सीओएम बनेगी, फिर सीओएम जो सलाह देगी गवर्नर को कार्य करने के लिए, इसको कभी कोर्ट में प्रश्न नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, तो ये हमने देख ही लिया था अभी ठीक है, 2003 का जो संविधान संशोधन अधिनियम था, उसमें कहा गया था कि ये 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। परंतु मान लीजिए कि किसी राज्य में इतनी विधानसभा सदस्य ही नहीं हैं, जैसे हम बात करेंगे गोवा की, सिक्किम की, तो वहाँ तो अंडर 40, अंडर 45 इस तरह से आपको विधानसभा सीट मिलेगी, तो वहाँ 15% अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे मंत्रिपरिषद बन ही नहीं पाएगी, जो भी विभाग हैं उनका वितरण ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये भी डिसाइड किया गया कि 15% से तो ज़्यादा ना हो, जैसे राजस्थान में कैलकुलेट करें तो 30, परंतु 12 से भी कम ना हो, 12% नहीं है, 12 यहाँ पे नंबर है, 12 यहाँ पे संख्या है, ठीक है, तो मिनिमम 12 मंत्री होने चाहिए और मैक्सिमम 15% मंत्री हो सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये जो 12 की संख्या है ना, इसमें सीएम शामिल है, इसमें सीएम अलग से नहीं है, सीएम इसमें शामिल है 12 की संख्या, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तीसरी बात है कि जो सीओएम है, मंत्रिपरिषद है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे विधानसभा में एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को यहाँ पे त्याग पत्र देना पड़ेगा। फिर अगली इम्पोर्टेंट बात, जैसे अगर किसी मंत्री को किसी व्यक्ति को यहाँ पे मंत्री बना दिया जाए और मंत्री बनते समय वो स्टेट में विधानसभा या विधान परिषद दोनों का ही सदस्य ना हो तो उसे 6 महीने में सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे सीएम के केस में था उसी तरह से यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए फिर इसमें आगे बात करते हैं कि सीएम के कर्तव्य क्या होते हैं या मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या होते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के उत्तरदायित्व होते हैं। मंत्रियों के उत्तरदायित्व, ठीक है, 2 तरह के उत्तरदायित्व हैं, एक तो कलेक्टिव सामूहिक और दूसरा व्यक्तिगत इंडिविजुअल। ठीक है, तो अब इनको समझ लेते हैं। तो देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व तो वैसे अभी बता ही चुके हैं कि ये तब तक एक टीम की तरह काम करते हैं जब तक इनको विधानसभा के अंदर विश्वास मिलता है, ठीक है, बहुमत है, विश्वास है, तब तक ये काम करते हैं, ठीक है, एज ए टीम। तो यहाँ पर अगर एक भी मंत्री को ये खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगली बात ये है कि जो भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, मंत्रिपरिषद की मीटिंग होती है, उसमें जो भी डिसीज़न लिया जाता है यहाँ पे वो भी एक टीम की तरह ही लिया जाता है, ठीक है, परंतु मान लीजिए कि कोई मंत्री है, मान लीजिए गृह मंत्री है या ऊर्जा मंत्री है, वो कैबिनेट की मीटिंग में जो डिसीज़न हो रहा है स्टेट के लिए उससे वो असहमत है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है, पर इनके त्यागपत्र देने से अब यहाँ पे सीएमओ को त्यागपत्र
नहीं देना पड़ता। ये यहाँ पे अलग मैटर है, ठीक है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व भी रहता है कि अगर ये सहमत नहीं हो रहे तो ये अपने आप को अलग कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के अंदर देखिए क्या पॉइंट आते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे गवर्नर सीएम की सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद को चुनते हैं। एक एक मंत्री को उनका विभाग का जो आवंटन होता है वो सीएम की सलाह पे होता है, गवर्नर के द्वारा। तो यहाँ पर हम ऐसे कहते हैं कि जो मंत्रियों का कार्यकाल होता है वो गवर्नर के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत मतलब प्लेजर पे, मतलब जब तक गवर्नर चाहे। पर गवर्नर की चाह या अनचाह जो इच्छा है वो तो सीएम पे डिपेंड करती है कि सीएम क्या चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसको तो सलाह पे काम करना है यहाँ पे गवर्नर को। तो यहाँ पे अगर किसी मंत्री के सीएम से मतभेद हो जाएं, ठीक है, जैसे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो गए थे, तो यहाँ पे अगर मतभेद हो जाए तो यहाँ पे सीएम कह सकते हैं गवर्नर को कि आप इस मंत्री से त्यागपत्र मांग लीजिए, या राज्यपाल को कह सकते हैं इसे बर्खास्त कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की घटना हो सकती है और उसमें भी पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ठीक है। चलिए, एक इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ पे स्टेट में जो इन्हें सेंटर के मंत्रियों से अलग बनाती है। तो देखिए क्या होता है कि सेंटर है और एक तरफ स्टेट है। तो सेंटर में जब भी कानून बनता है तो पता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा से पारित होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे प्रेसिडेंट जिस कानून पे साइन कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो कानून ऊर्जा विभाग से संबंधित है, ठीक है, ऊर्जा से संबंधित कानून है, एनर्जी से, तो यहाँ पर उस मंत्री के भी साइन होंगे उस विधेयक पे। ये एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पे प्रेसिडेंट के साइन के साथ साथ उस मंत्री के भी साइन होंगे जिसके विभाग से संबंधित विधेयक पारित हुआ है। तो यहाँ पर मंत्रियों की एक जिम्मेदारी बन जाती है, एक लायबिलिटी बन जाती है कि वो विधेयक पे साइन कर रहे हैं, ठीक है, एक लीगलिटी आ जाती है उन पे। परंतु यहाँ पर इस तरह से स्टेट में कुछ नहीं होता। अगर विधानसभा से कोई भी विधेयक गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर ही साइन करते हैं, उस पर मंत्रियों के साइन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये है मंत्रियों के उत्तरदायित्व, जिसमें ये लास्ट वाली बात आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पे कि मंत्री परिषद जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, इसमें कितने तरह के मंत्री होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा कैबिनेट मंत्री, मंत्रियों का पहला प्रकार। दूसरा प्रकार राज्य मंत्री। तीसरा प्रकार उप मंत्री। और चौथा प्रकार संसदीय सचिव। तो संसदीय सचिव में आमतौर पे बच्चों को ध्यान नहीं होता, तो वो 3 ही प्रकार करके आते हैं। चलिए इनको समझ लेते हैं। पहली बात, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री मतलब अलग से डिपार्टमेंट दे रखा है, जैसे गृह विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, उद्योग विभाग, ठीक है। और वास्तव में मंत्री हैं, पूरे डिपार्टमेंट को ये कंट्रोल करेंगे। जो भी निर्णय लिए जाएंगे सीएमओ में, उनमें ये भाग लेंगे मीटिंग में, ठीक है। तो इन्हें आप ऐसे कह सकते हो मुख्य मुख्य विभागों के मंत्री। दूसरे हैं राज्य मंत्री। देखिए राज्य मंत्री क्या होते हैं, या तो इन्हें किसी मुख्य विभाग को छोड़कर कोई छोटा विभाग हो, जैसे सहकारिता विभाग है, उस विभाग को इनको स्वतंत्र प्रभार दे दें कि आप संभालेंगे ये छोटा विभाग। हालांकि सहकारिता विभाग किसी बड़े विभाग के अंदर में ही काम कर रहा है, उसके अंडर ही काम कर रहा है, पर उस छोटे विभाग का इनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया कि उससे जुड़े हुए जो निर्णय हैं आप स्वतंत्र हैं लेने के लिए, ठीक है। पहली बात तो ये। या दूसरी बात कि कोई कैबिनेट मंत्री हैं तो उनके साथ इनको संयुक्त कर दिया जाता है कि आप दोनों मिलके काम करेंगे।
ठीक है, एक बड़े विभाग का मंत्री है जैसे गृह विभाग का मंत्री, तो उसके साथ संयुक्त कर दिया कि आप भी इनको सलाह देंगे, तो यहाँ पे राज्य मंत्री इस तरह से काम करते हैं। परंतु इनको चाहे संयुक्त कर दिया जाए, चाहे विभाग के अंडर में काम करने के लिए स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाए, परंतु ये कभी भी कैबिनेट की मीटिंग में, कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग में भाग नहीं लेते, क्योंकि ये सदस्य ही नहीं है। कैबिनेट मीटिंग जो होती है उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं, राज्य मंत्री भाग नहीं लेते। ठीक है, हाँ, हालांकि ज़रूरत पड़े इनके सलाह की, क्योंकि इनके पास संयुक्त चार्ज है, ठीक है, अंडर में जो छोटा विभाग आ रहा है वो भी इनके पास, तो इनको इनवाइट किया जा सकता है कि आप भी आइए, पर ये वैसे भाग नहीं ले सकते हैं। फिर तीसरे आते हैं उपमंत्री। उपमंत्री देखो क्या होते हैं कि पद के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से तो ये तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्हें स्वतंत्र प्रभाव नहीं दिया जा सकता जैसे राज्य मंत्री को दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्हें हमेशा कैबिनेट मंत्री या किसी विभाग में एक स्थिति दी जाती है कि आप इस पद पर कार्य कर लीजिए। ठीक है, तो इनका अगर आप हायरार्की देखेंगे तो सबसे नीचे आते हैं। जैसे राजस्थान के वर्तमान परिदृश्य में आप उप मुख्यमंत्री को देख लीजिए। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री का पद बना दिया गया है, परंतु उन्हें विभाग देना या नहीं देना वो सीएम के हाथ में है। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री का पद कोई इतना शक्तिशाली पद नहीं है, वो तो सीएम की इच्छा पर डिपेंड करता है कि इन्हें कोई विभाग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये कैबिनेट मंत्रियों से भी ओहदे में इस हिसाब से नीचे हो जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्र डिपार्टमेंट इनके पास कुछ होता नहीं है अगर सीएम के द्वारा नहीं दिया गया है। फिर इसके बाद आते हैं संसदीय सचिव। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्योंकि सचिव शब्द समझ के यहाँ पे कई बच्चे गलती कर देते हैं कि ये कोई सीनियर आईएएस या सेक्रेटरी का पद होगा, पर ऐसा नहीं है। ये मंत्रियों की ही एक श्रेणी है जो संसदीय सचिव है, अंतिम स्थान है इस क्रम में। ठीक है, इनके पास कोई भी विभाग नहीं होता है। ठीक है, ये तो क्या होते हैं कि संसद में जो मंत्री आते हैं उनकी सहायता के लिए इनको नियुक्त कर दिया जाता है, संसदीय कार्यों में सहायता के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको, संसदीय कार्यों में सहायता के लिए। और अब तक ये जो तीनों मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, यहाँ पे तो इन्हें नियुक्त कर रहे थे राज्यपाल के द्वारा, परंतु संसदीय सचिव को सीएम नियुक्त करते हैं, सीएम अपॉइंट करते हैं, इसमें राज्यपाल का रोल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे तो इस पद का प्रयोग किया जाता है कि खुश करने के लिए, जो एमएलए बन गए उनको अगर कोई मंत्री पद देना है तो फिर संसदीय सचिव बना देते हैं उनको। ठीक है, तो हैसियत तो मंत्री की हो जाती है, पर वाकई में कोई डिपार्टमेंट यहाँ पे होता नहीं है। चलिए, तो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स के प्रकार। इसके बाद है मंत्रिपरिषद। कार्य क्या करती है, तो कार्य वही है, नीति निर्माण, प्रशासन, कानून, नियुक्तियाँ। ठीक है, ये सभी कार्य यहाँ पर मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। चलिए, अब हम स्पेसिफिक राजस्थान के संदर्भ में आ जाते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद के बारे में और सीएम के बारे में जो इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट हैं, क्योंकि इस तरह का एक फैक्ट पूछा गया था आरएएस के अंदर। आरएएस में पूछा गया था कि राजस्थान में जब पहले चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी ऐसी कौन सी थी जिसे सर्वाधिक बहुमत मिला था, तो उसमें आंसर था राम राज्य परिषद। तो यहाँ की देखिए लोकल जो राजनीति है वहाँ से सवाल क्रिएट होते हैं, और मैं आपको बार बार भी कह रहा हूँ कि अगर पॉलिटी को पूछना होगा स्टेट से रिलेटेड कोई भी पद को, तो वो स्पेसिफिकली पूछेगा राजस्थान की घटना के संदर्भ में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हालांकि हम यहाँ पे स्पेसिफिक कर चुके हैं, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया का जो सर्वाधिक काल रहा है, जिसमें 4 बार ये सीएम बने हैं, तो यहाँ पे 1967 में राज्य में पहली बार आपातकाल लगा। ठीक है, और इसलिए इनका कार्यकाल यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, 1967 में मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, उसके बाद जो 5वीं विधानसभा आई,
पहले चुनावों के बाद जो पांचवी विधानसभा थी, तो ये एकमात्र विधानसभा थी राजस्थान में जो कि 5 वर्ष के स्थान पर जिसने 6 वर्ष कार्य किया, क्योंकि यहाँ पर आपातकाल की स्थिति आ गई थी। तो इसका कार्यकाल पांचवी विधानसभा का 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, ये दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राज्य में पहला ऐसा चुनाव जिसमें विधानसभा 5 वर्ष से पहले ही भंग हो गई, मतलब कार्यकाल 5 साल नहीं चल पाई, फर्स्ट टाइम, तो वो थी छठी विधानसभा। ठीक है, जिसे 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे ध्यान रखना है। 1980 की बात है, भैरव सिंह शेखावत की सरकार यहाँ पे बहुमत साबित नहीं कर पाई थी। चलिए, अगली बात है, यहाँ पे बरकतुल्ला खां राज्य के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक वर्ग से मुख्यमंत्री बने जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया। इनके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं एक्स्ट्रा जो कि आपके सीएमओ से संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, अगला टॉपिक है हमारे राज्य का महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता, अब देखिए यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ से एक ही ट्रिकी क्वेश्चन बनता है जो बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉमन बात कर लेते हैं। तो महाधिवक्ता एक्चुअल में आप ये समझ लीजिए कि राज्य में जो सरकार को विधिक या लीगल राय देनी है उसका सर्वोच्च अधिकारी है और इसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी का पद है। सर्वोच्च कानून अधिकारी। ठीक है, जैसे सेंटर में महान्यायवादी होता है वैसे यहाँ पे महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल 165 में इनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, नियुक्ति नियुक्ति की जाएगी इनकी गवर्नर के द्वारा। अब नियुक्ति के समय देखिए क्या ध्यान रखना होगा कि इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि ये हाई कोर्ट में जज बन सकें। अगर ये हाई कोर्ट में जज बन सकते हैं तभी इन्हें राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। या फिर हम यूं कहें कि इन्होंने 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत की हो, जो कि जज के लिए एक एलिजिबिलिटी है। या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट से नीचे जो कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, वहाँ पर ये न्यायाधिकारी रहे हों, वहाँ पर ये खुद जज रहे हों। तो ये है इनकी एलिजिबिलिटी, ताकि इनको यहाँ पे नियुक्त किया जा सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगली बात आती है इनके कार्यकाल की। ये भी इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि संविधान में कहीं इनके कार्यकाल के बारे में नहीं बताया गया है। संविधान में कोई जिक्र नहीं है, और संविधान में जब कार्यकाल का जिक्र नहीं है तो इनको हटाने का भी जिक्र नहीं है। हटाएंगे किस विधि से, इसके बारे में भी संविधान में नहीं बताया गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जब अपॉइंट गवर्नर के द्वारा हो रहे हैं तो गवर्नर ही इन्हें हटा सकते हैं। तो या कह सकते हैं कि गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ये खुद चाहें तो पहले ही त्याग पत्र दे सकते हैं और अपने पद से हट सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात कि गवर्नमेंट के प्रसाद पर्यंत का मतलब वही होता है, क्योंकि नियुक्ति तो सीएम की सलाह पे हो रही है, तो एक्चुअल में सीएम की इच्छा के अनुसार ही ये रहते हैं। और ये त्यागपत्र उस कंडीशन में देते हैं जब सरकारें बदल जाती है, ताकि अगली सरकार आए वो अपने हिसाब से यहाँ पे नया महाधिवक्ता लगा सके। जैसे गवर्नर के बारे में बात है, जैसे अभी राजस्थान में
जो कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे अलग बीजेपी है। तो अब अगर सरकार बदल जाती है तो हो सकता है कि यहाँ पे राज्यपाल को बदल दिया जाए, ठीक है। तो राज्यपाल खुद ही यहाँ पे त्यागपत्र दे देते हैं। तो इसी तरह की स्थिति यहाँ होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है इनके कार्य, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सारे लीगल सलाह देने वाले कार्य करते हैं सरकार को। ऐसी लीगल सलाह जो प्रेसिडेंट द्वारा इन्हें सौंपी जाए, ऐसी लीगल सलाह जो इन्हें गवर्नर द्वारा इनको सौंपी जाए, तो वो सभी काम ये करते हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इनके लिए, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये है कि इन्हें पूरे राजस्थान में, किसी भी कोर्ट में पूरे राजस्थान में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, किसी भी कोर्ट में ये सुनवाई के लिए जा सकते हैं, किसी भी न्यायालय के समक्ष। पहले तो ये ध्यान रखिएगा। अगली बात, राजस्थान में विधानसभा है, पर जहाँ विधान मंडल भी हो वहाँ पर ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये किसी विधानसभा समिति में बोलना चाहें तो समिति में भी अपना पक्ष ये रख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें सुनवाई में भाग लेने का अधिकार है, विधानसभा, विधान परिषद, समितियों में बोलने का अधिकार है, परंतु यहाँ पर इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलता, मताधिकार नहीं मिलता। अगर किसी मुद्दे पर वोटिंग होनी है तो वो इनको राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा राज्य के महाधिवक्ता पद के संदर्भ में। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।